नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी मस्ती के साथ निरंतर कर रहे होंगे। और बिल्कुल करना चाहिए और बिल्कुल लास्ट तक डटे रहना चाहिए जब तक कि आप सफलता प्राप्त न कर लें। आज की क्लास में निबंध एक मैं लिख के दिखाऊंगा जिससे आप बहुत डरते हैं, बहुत ही घबराते हैं। वाकई निबंध की बात किया जाए तो निबंध लिखना कोई आसान काम नहीं होता है, क्योंकि ये निरंतर अभ्यास की बात होती है और निरंतर अभ्यास कोई करता नहीं। एग्जाम आता है तो शुरू करता है, एग्जाम खत्म होता है तो बंद कर देता है। तो निबंध के बारे में बहुत सारी शर्तें हैं, क्या क्या ध्यान रखा जाना चाहिए, इन सब के बारे में बहुत विस्तृत और बिल्कुल बच्चों की तरह, जैसा कोई बताता नहीं, बच्चों की तरह एकदम लिख लिख करके सारी समस्याओं को समझते हुए सब कुछ मैंने सुव्यवस्थित जवाब दे रखा है। और उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। वहां पर जाकर के नियम कानून निबंध से संबंधित समझिए, दिमाग में बैठाइए। स्रोत के बारे में भी बता दिया हूं, फिर से बता दूंगा। कहां से आप निबंध पढ़ें, कहां से अपना मैटर इकट्ठा करें और किस प्रकार से लिखें। इसकी जहां तक बात है तो ये देखिए, महिला सशक्तिकरण। आज के टॉपिक में महिला सशक्तिकरण में बिल्कुल स्पष्ट बता दे रहा हूं। हालांकि जो वीडियो का लिंक दूंगा उसमें भी मैंने पढ़ाया है, लेकिन आज कुछ तरीका अलग रहेगा, क्योंकि उस वक्त में बहुत समझा समझा के ब्रेक ब्रेक करके पढ़ाया था। आज मैं लगातार थोड़ा पढ़ाने का प्रयास करूंगा, ताकि आप आंख बंद करके जब सुने पढ़ते हुए तो आपके दिमाग में ऐसा उठना चाहिए, ऐसा मजा आना चाहिए कि वाह, सुन करके बड़ा ही अच्छा लगा। तो जब काफी चेक करने वाला ये निबंध मेरा पढ़ेगा, देखेगा, तो उसे कैसा महसूस होगा? बिल्कुल उसी तरह आनंदित वो भी हो जाएगा जैसे आप शांतिपूर्वक इसको सुनने के बाद आनंदित होने वाले हैं। तो बात है, एक अच्छा अंकदायी निबंध कैसे लिखें, बहुत विस्तृत जानकारी मैंने दिया है। जाने सही रणनीत रणनीत और निबंध लिखने की पुस्तकें स्रोत तो बता ही रहा हूं, मैंने बता दिया है, फिर से बता दूंगा। और कैसे लिखने से मिलता है अच्छा नंबर, ये तो आगे हो ही रहा है। आपका स्कोर भी बिल्कुल हो सकता है सर्वोच्च। आरओ यारो 120 नंबर का निबंध आता है, ध्यान रखिए। 120 में आपको मैं बता दूं कि आपने अगर मेहनत किया तो ये 90 प्लस या 90 के आसपास भी अगर आप रह गए ना, तो समझ लीजिए कि आप टॉप लिस्ट में हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आरओ में आप 80 प्लस भी नंबर पा जा रहे हैं, 80 या 80 प्लस, 80 से नीचे नहीं, 80 या 80 प्लस, तब भी आप बहुत अच्छा नंबर पाने वाले माने जाएंगे। बाकी मेरी नजर में आरओ में हाईएस्ट जो नंबर आज तक मैंने देखा है मार्कशीट में, वो है 95 नंबर। 120 में हाईएस्ट नंबर, ये है हाईएस्ट नंबर। 80 से लेकर के 95 के बीच में अगर आप हैं तो आप सुपर डुपर हिट है। उसी तरह पीसीएस में एवरेज इसका जो 70 से 80 नंबर रहता है, जो कि गलत है, गंदा नंबर है। 150 नंबर में आप किसी भी सूरत में पीसीएस में 100 प्लस रहने की कोशिश करिए, तब आप एक अच्छे निबंधकार माने जाएंगे और एक अच्छा नंबर माना जाएगा। बाकी पाने वाले 110 प्लस 115 तक पीसीएस में मैंने स्वयं देखा है, 115 नंबर तक। मेरा खुद का आरओ का निबंध पिछली बार 16 वाला जो री एग्जाम दिया था, उसमें मेरा 87 नंबर निबंध में मिला है। 87 नंबर बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप मेहनत करेंगे, और एक निबंध में नहीं, हर निबंध में 3 निबंध आता है, 3 निबंध आपको इसी प्रकार से लिखना होगा, तन मन धन लगा करके एकदम बढ़िया से। और बाकी 20-25 जो भी आप टोटल तैयार कर रहे हैं, उन सभी पे समान रूप से मेहनत करिए, सबको नंबर 1 का बनाइए, ताकि किसी भी आप टॉपिक पे लिखे तो आपका निबंध प्रभावशाली होना चाहिए। तो आज महिला सशक्तिकरण, जो कि मैं एक बार पढ़ा चुका हूं, दोबारा इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि कुछ मिस्टेक वहां पे हो गई थी। एक तो देखो, सशक्तिकरण होता है, ठीक है, सशक्तिकरण है। और
एक मैं लिख रहा हूं, एक होता है सशक्तिकरण, एक होता है सशक्तिकरण, ठीक है, सशक्तिकरण। तो ध्यान रखना, सशक्तिकरण जिसमें छोटी एक मात्रा लगा है वो अशुद्ध है, और शुद्ध जो है वो है यही पहला वाला जो लिखा है सशक्तिकरण। लोग शक्ति शक्ति के हिसाब से सशक्तिकरण लगा देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब करण करण प्रत्यय जब भी लगता है, जहां भी लगता है, ठीक है, करण प्रत्यय जहां भी लगेगा वहां दीर्घ स्वर हो जाता है, ठीक है। जैसे डामरीकरण, विलीनीकरण, उदाहरीकरण वगैरह। तो सशक्तिकरण होगा, न कि सशक्तिकरण। अब इस पर ध्यान मत दीजिए कि ये वाला कैसे लिखा है, प्रिंटेड में ऐसे ही आता है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये प्रिंटेड वाला है, ठीक है। ऐसे भी अगर आप लिखते हैं तो गलत नहीं है, चाहे ऐसे लिख दीजिए चाहे इस प्रकार से लिख दीजिए, दोनों ही सही है, लेकिन छोटी की मात्रा नहीं रहेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं महिला आरक्षण, अरे सॉरी, महिला आरक्षण पर भी आ सकता है, ज्वलंत मुद्दा है, उस पर भी आप लोग एक टॉपिक वो भी तैयार रखिएगा। अभी नए संसद भवन में विधेयक पारित हुआ है, बहुत ही ज्वलंत और बहुत ही बढ़िया करेंट अफेयर्स, राष्ट्रीय घटनाओं में भी आ सकता है, ठीक है। तो उसको भी तैयार रखना है। अच्छा हुआ धोखे से नाम निकल गया महिला विधेयक, बहुत अच्छा टॉपिक है और आने की पूरी संभावना है। पीसीएस या समीक्षा किसी न किसी से आना ही है। तो यहाँ हम लोग आज महिला सशक्तिकरण के बारे में पढ़ेंगे और महिलाओं के खिलाफ हिंसा का स्वरूप, दिशा दशा, महिला सशक्तिकरण की दशा व दिशा, महिलाएं परिवार, समाज, राष्ट्र के निर्माण में इनकी भूमिका क्या है। किसी भी तरह से निबंध घुमा फिरा के आए, आप इस निबंध के माध्यम से लिख सकते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं आप लोगों को कि कोई भी निबंध, जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप, अगर आप तैयार कर रहे हैं तो इस प्रकार से तैयार करिए जैसे बाढ़, भूखा, सुकंप, इनका बाढ़, भूखा, भूकंप का लगभग लगभग प्रस्तावना और निष्कर्ष आप लोग चाहेंगे तो एक तरीके का हो जाएगा। बीच वाला मैटर थोड़ा सा चेंज रहेगा, उसको कर लीजिए। और कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिन्हें इस प्रकार से तैयार कर लेना चाहिए कि घुमा फिरा के चाहे जैसे पूछे मैं उस पर लिख लूं, जैसे मैं यहाँ पे उदाहरण दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, उसमें वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। प्रस्तावना निबंध के 3 मुख्य भाग होते हैं, बता ही दिया था। प्रस्तावना जिसे भूमिका भी कर सकते हैं, दूसरे पे आता है मुख्य भाग यानी विस्तार, लास्ट में आता है निष्कर्ष या उपसंहार। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन कहा भी जाता है, इंग्लिश में कहावत है। तो प्रस्तावना एक भव्य द्वार की तरह होता है, पहले भी बताया है फिर भी बता रहा हूं। एग्जाम्पल, जैसे आप कहीं शादी विवाह या कहीं भी जाते हैं तो अगर आप शुरुआत का ही चीज देख लेते हैं, जैसे मंडप, गेट से ही शुरुआत करते हैं, द्वार से शुरुआत करते हैं। अगर भव्य गेट बना हुआ है तो आप उस गेट को बार बार सर उठा करके देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि ये वो सुंदर बना है, देखने लायक है, इसलिए आप देखते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने गेट कभी देखा नहीं है, भव्य और सुंदर है तो आपको अट्रैक्ट करता है, आप उसे बार बार देखते हैं। कोई भी खूबसूरत चीज आप बार बार इसीलिए देखते हैं क्योंकि वो सुंदर लगता है। इसी तरह आपका प्रस्तावना या भूमिका भी होना चाहिए, ताकि कॉपी चेक करने वाला देखते ही यहीं से आपके बारे में सकारात्मक मूड बना ले कि हाँ, जब शुरुआत ही अच्छा है तो इसका मतलब लड़का जानकार है, लड़की जानकार है, आगे भी सब कुछ अच्छा ही होगा। और उसी हिसाब से अपना वो मूड बनाता है और उसी हिसाब से लास्ट में 50 बटे कितना देना है, या जो है 50 बटे नहीं 40 बटे 50 देना है, या जैसे 40 नंबर का है समीक्षा अधिकारी तो 35 बटे 40 देना है कि 30 बटे 40 देना है कि 25 बटे 40 देना है। ये सब यहीं से उसके दिमाग में फीड हो जाता है। और लास्ट में आता है निष्कर्ष। बीच का तो
ऐसे ही नॉर्मली पढ़ लेते हैं, लेकिन प्रभाव आपका शुरुआत अच्छा होना चाहिए और अंत भी अच्छा होना चाहिए। अंत भला तो सब भला। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना शुरुआत करने के बहुत तरीके होते हैं। मैं आगे इस बारे में और एक वीडियो बनाऊंगा, कैसे प्रस्तावना शुरू किया जा सकता है, किन किन तरीकों से, नाटकीय तरीके से, किसी सूक्त के तरीके से कैसे शुरू किया जाता है, ये सब बाद में मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल इस पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जयशंकर प्रसाद का मैंने एक कोटेशन लिख दिया। जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, यूं पीयूष सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। आपने 2 लाइन लिख दिया। अच्छा लग रहा है सुनने में भी, देखने में भी। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, यूं पीयूष सी बहा करो, जीवन के सुंदर तल में, समतल में। यहाँ पे आपने लिख दिया जयशंकर प्रसाद। अब शुरू करते हैं मेन काम, प्रस्तावना की शुरुआत। यहाँ तो शुरुआत तो फिलहाल हो ही चुका है यहाँ से आपका। अब आगे आप अपनी बात कहिए। तो यहाँ से आपकी जो शुरुआत होनी चाहिए ना, वो भयंकर होनी चाहिए, भव्य होनी चाहिए। और निबंध के साथ साथ मैंने बताया था निबंध में क्या क्या जरूरी होती है। निबंध में वर्तनी शुद्ध पे बहुत विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। विराम चिन्ह दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। विराम चिन्ह का बहुत ही विशेष ध्यान रखें, चूंकि हिंदी में आप निबंध लिख रहे हैं और विराम चिन्ह का अता पता नहीं है, तो इसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। और ऐसे ऐसे अगर ज्यादा गोला बन गया आपके कॉपी पे, तो वहीं पे आपका मामला हो जाएगा खराब। ठीक है, तो कोशिश करिए ये गोला न बनने पावे, चाहे वह विराम चिन्ह से संबंधित हो या फिर वर्तनी शुद्ध से संबंधित हो। ठीक है, प्रस्तावना कैसे लिखा जाता है भव्य, यह महिला सशक्तिकरण के निबंध से हम लोग सीखने वाले हैं। अब आंख बंद करके शांति पूर्वक मैं एक एक पैराग्राफ पढ़ते चला जा रहा हूं। बाकी इसके हर पैराग्राफ को मैंने अच्छे से समझाया है, उसका वीडियो मैं लिंक में दे दूंगा, वहां से एक बार उसको भी देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं पढ़ते चले जाऊंगा, आप आहिस्ते आहिस्ते शांति दिमाग से सुनते चले जाइए। ठीक है, चलिए थोड़ा पेन चेंज कर देते हैं। कौन सा ले कलर, चलो ब्लैक ले लेते हैं। ब्लैक बोर्ड पे पहले ब्लैक से ही पढ़ाया जाता। ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट कलर से पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पे ब्लैक बोर्ड नहीं, व्हाइट बोर्ड है, मैं ब्लैक ब्लैक पेन से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं प्रस्तावना को। ठीक है, नारी शक्ति अपनी रचनात्मक व सृजनात्मक कौशल क्षमता के रूप में सृष्टि का आधार रही है। मानव समाज ने उसकी इस सृजन क्षमता के समक्ष नतमस्तक होकर उसमें देवत्व का आरोपण कर उसे पूजनीय बनाया। किंतु इसका एक त्रासद पहलू यह भी है कि वास्तविक धरातल पर इसी मानव समाज ने उसे पीड़ा प्रताड़ना के साथ दलित भी बनाया। अतः आज दुनिया की इस आधी आबादी को उसका हक व सम्मान दिलाने हेतु समाज को प्रतिबद्धता दिखानी होगी और सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक दृष्टि से उसे अधिकार देने होंगे। यही सशक्तिकरण का मूल बिंदु होगा। कोई भी समाज अपने आधी आबादी को उपेक्षित, प्रताड़ित व दलित बनाकर अपने संपूर्ण विकास का दावा नहीं कर सकता। इस प्रकार आप प्रस्तावना देख रहे हैं, इसमें आपने पूरी की पूरी बात ही कर दिया आपने निबंध की, पूरी की पूरी बात ही हो गई इसमें। ठीक है, कैसे पूरी बात हो गई, क्या क्या करना चाहिए प्रस्तावना में, ये सब आप वहां पर देख लीजिएगा, बस सुनते जाइए। टुवर्ड इक्वालिटी, इक्वालिटी रिपोर्ट में कहा गया है, 1974 की रिपोर्ट है। रिपोर्ट में कहा गया है, संस्थागत तौर पर सबसे बड़ी अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी महिलाओं का राजनीति में असर नाम मात्र का है। अब आपने महिला के बारे में चर्चा कर दिया। महिला सशक्तिकरण सशक्त पहल निर्णय लेने की स्वतंत्रता से है। यूएन, यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार महिला सशक्तिकरण के 5 घटक है। आपने एक फिगर बना दिया, इसको थोड़ा स्पेस कम है तो थोड़ा सा और
बढ़िया से आप बेहतरीन तरीके से बना दीजिए। और ये जो 5वां पॉइंट है, इसको आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ तीर लगा करके बनाइए, जो यहाँ पर साइड मैंने स्पेस की कमी के कारण लिखा हुआ है। ठीक है, फिर इस तरह पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट बना दिया इसको, या 5वां बना दिया, जो भी बना दिया। ठीक है, तो 5 पॉइंट पॉइंट है, 5 घटक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार कौन कौन सा है? अवसर तथा संसाधन तक पहुंच। दूसरा है विकल्प रखने व निर्धारित करने का अधिकार। तीसरा है महिलाओं में आत्म मूल्यांकन की क्षमता। चौथा है सामाजिक परिवर्तन की दिशा को प्रभावित करने की योग्यता। 5वां है अपने जीवन को नियंत्रित करने की शक्ति। इस प्रकार आपने एक फिगर, लोगो कुछ बना दिया अट्रैक्ट करने वाला। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करते हैं, भारत की बात करते हैं। भारत में तो पौराणिक काल से ही नार्यस्तु यत्र पूज्यते रमन्ते तत्र देवता का सूत्रवाक्य मान्य है। गार्गी, घोषा, अपाला, रजिया सुल्तान, लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, सरोजनी नायडू, मैडम भीकाजी कामा इत्यादि का उदाहरण हम भारतीय समाज में नारी के व्यक्तित्व, उत्कृष्टता और पुरुष के समान उसकी सामर्थ्य का बखान तो करते हैं, परंतु आजादी के 75 साल बाद भी आज परिवार में भोजन, वस्त्र, शिक्षा, राजनीति व अन्य सार्वजनिक गतिविधियों में उसके साथ भेदभाव किया जाता है। आज पुरुष प्रधान समाज में नारी सहमी, कुचली, दुबकी, शोषित व लुटी हुई जिंदगी जी रही है। गुप्त जी ने नारी की स्थिति पर सत्य ही कहा है। अबला नारी है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। पैरा चेंज। आज देश में महिलाओं और बच्चियों के साथ बढ़ती हिंसा व अपराध एक सभ्य समाज के लिए गंभीर खतरा बन चुका है, या गंभीर समस्या बन चुका है। बच्चियों से लेकर वृद्ध महिलाओं के साथ दुष्कर्म जैसी घटनाएं सुनकर रूह कांप जाती हैं। आज महिलाएं घर से लेकर बाहर तक कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। हाल ही में घटित बलात्कार की घटनाएं, चाहे वह अलीगढ़ की 2 साल की मासूम बच्ची हो या जम्मू कश्मीर के कठुआ की 8 वर्ष की बच्ची, चाहे निर्भया कांड हो या हैदराबाद की महिला डॉक्टर कांड, या अभी हाल ही में दुमका झारखंड में स्पेन विदेशी महिला के साथ हुआ दुष्कर्म इत्यादि घटनाओं ने न केवल पूरे देश को झकझोर दिया, बल्कि अतिथि देवो भव की परंपरा को भी शर्मसार किया है। पैरा चेंज। इन घटनाओं से आज सिर्फ महिलाएं ही नहीं, बल्कि हर बेटी का माँ बाप, भाई बहन डरा हुआ है। ऊपर से त्वरित कार्रवाई न होना इसमें कोड़ में खाज बढ़ाने के समान है। आखिर कब तक सहेंगी महिलाएं इस समाज में जुर्म? क्या इस देश में महिलाओं का कोई स्थान नहीं, कोई सम्मान नहीं? ऐसे तमाम प्रश्न हैं जिनका संतोषजनक उत्तर किसी भी स्तर से नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति में मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियां याद आती हैं। नारी पर नर का कितना अत्याचार है, लगता है विद्रोह मात्र अब उसका प्रतिकार है। अगर ये न समझ में आए तो इस तरह का इसको लिख दीजिए। कौन जिस्म से आगे देखे औरत को, सबकी आंखें गिरवी है इस नगरी में। पैरा चेंज। वास्तव में आज की स्त्री में छटपटाहट है आगे बढ़ने की, जीवन व समाज के प्रत्येक क्षेत्र में कुछ कर गुजरने की, अपने अविराम अथक परिश्रम से पूरी दुनिया में एक नया सवेरा लाने की, और एक ऐसी सशक्त इबारत लिखने की जिसमें महिलाओं को अबला के रूप में न देखा जाए। वास्तव में भारत ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में व्याप्त पुरुष प्रधान समाज ने एक ऐसी सामाजिक संरचना निर्मित की है जिसमें प्रत्येक निर्णय लेने संबंधी अधिकार पुरुषों के पास ही सीमित रहे हैं। आदिम समाज से लेकर आधुनिक समाज तक आधी दुनिया के प्रति ऐसा भेदभाव पूर्ण नजरिया रखा गया है जिसने कभी भी स्त्रियों को एक व्यक्ति के रूप में स्वीकार नहीं किया। अतः आज आवश्यकता है
एक एक नारी को सुभाष चंद्र बोस की इस पंक्ति से प्रेरणा प्रेरणा लेने की कि ऐसा कोई कार्य नहीं जो हमारी महिलाएं नहीं कर सकती। पैरा चेंज। डॉक्टर बी आर अंबेडकर का कहना है कि मैं किसी समुदाय की प्रगति महिलाओं ने जो प्रगति की है उससे मापता हूं, किंतु वर्तमान परिदृश्य में उक्त कथन की सत्यता में संदिग्धता नजर आता है। यदि वास्तव में महिलाओं की स्थिति को ऊंचा करना है तो संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत लिंग के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाया जाए। अनुच्छेद 23 के तहत वेश्यावृत्ति को का अंत कर नारी की गरिमा की सुरक्षा की जाए। साथ ही देश की संसद व राज्य विधानसभाओं में 1/3 महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित किया जाए। वहीं समाज को अपनी सोच का दायरा बढ़ाना होगा, अपने संस्कार बदलने होंगे, महिलाओं को प्राप्त नैसर्गिक विशेषताओं का सम्मान करना होगा। तभी हम तभी हम एक प्रगतिशील समाज व समुदाय का निर्माण कर सकेंगे। अगला पैरा। हालांकि ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास नहीं किया। सरकार ने इस दिशा में निम्न प्रयास किया है या निम्नवत प्रयास किया है। 3 पॉइंट है, त्रिभुज बना लिया। एक राजनीतिक प्रयास, एक आर्थिक प्रयास और एक शैक्षिक प्रयास आपने दिखा दिया। राजनीतिक प्रयास में राष्ट्रीय एवं राज्य महिला आयोग का गठन, त्वरित व फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन, महिला ब्रांड एम्बेसडरों की नियुक्ति, स्थानीय निकायों में 33 से 50% आरक्षण, नए संसद में महिला आरक्षण विधेयक 2024 का प्रस्तुत किया जाना। आर्थिक क्षेत्र में मनरेगा में आरक्षण, उज्ज्वला योजना, महिला समृद्धि योजना, स्टैंड अप इंडिया के तहत ऋण, मुद्रा योजना के तहत 70% लोन महिला उद्यमियों को। वहीं शैक्षिक में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिला सुरक्षा टोल फ्री नंबर, महिला बस पुलिस की नियुक्तियां, कन्या विद्या धन योजना, बालिका छात्रवृत्ति योजना, कस्तूरबा गांधी योजना, महिला कॉलेज विश्वविद्यालय इत्यादि की स्थापना। इसके अतिरिक्त ट्रिपल तलाक, यौन हिंसा रोकथाम विधेयक, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, 1090 और 1030 निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर, महिला न्यायालय, सेना कमीशन में नियुक्ति इत्यादि की स्थापना की गई है। वहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर, यूएन विमेन विंग, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग इत्यादि उल्लेखनीय कार्य महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा से ही संबंधित है। इन सब के परिणाम स्वरूप आज महिलाएं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, न्यायाधीश, राजदूत इत्यादि पदों पर आसीन हुई हैं। वहीं सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, मैरी कॉम, साइना नेहवाल, अरुणिमा सिन्हा इत्यादि ने विश्व मंच पर अपना व देश का परचम लहराया है, जो महिला सशक्तिकरण की ओर इंगित करता है। आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहां महिलाओं की पहुंच न हो। बहरहाल आज समाज व परिवार में महिलाओं के प्रति नजरिया बदल रहा है। अब लड़के व लड़कियों में भेदभाव समाप्त हो रहा है और महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा दिया जा रहा है। किंतु अभी भी कुछ महिलाओं की दयनीय स्थिति के लिए कहीं न कहीं खुद महिलाएं ही महिलाओं को पीछे ढकेलने के लिए जिम्मेदार है। एक स्त्री जो स्वयं स्त्री है लेकिन जन्म के समय पुत्र की लालसा करती है या रखती है। एक स्त्री दूसरी स्त्री को आगे बढ़ना नहीं देखना चाहती। एक माँ 20 वर्ष की वयस्क लड़की को शाम को घर से बाहर जाते समय उसके 10 वर्ष छोटे भाई के साथ भेजती है। किसके लिए? उसकी रक्षा के लिए। इन सब के अतिरिक्त समाज की रूढ़वादी मानसिकता, कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन का अभाव, शैक्षिक जागरूकता की कमी, आर्थिक आत्मनिर्भरता का न होना, शारीरिक रूप से कमजोर होना, भ्रष्टाचार, राजनेताओं की निष्क्रियता इत्यादि के कारण सशक्तिकरण के लिए उठाया गया कोई भी कदम निष्प्रभावी हो जाता है। सशक्तिकरण यहाँ बड़ी एक मात्रा रहेगा। अतः
महिला सशक्तिकरण की गति को तीव्र करने के लिए यह आवश्यक है कि समाज की मानसिकता में परिवर्तन लाया जाए, जिसमें स्त्रियों को केवल पवित्र योनि या प्रजनन कोख से ऊपर उठकर देखा जाए। महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता, शैक्षिक जागरूकता, घर तथा परिवार के निर्णय में उचित व सम्मानजनक भागीदारी, कानूनी मजबूती तथा नित्य निर्माण प्रक्रिया में उचित भागीदारी प्रदान की जाए। वहीं महिलाओं को जर्मनी, कनाडा आदि की तरह स्वयं दल आदि बनाया जाए और मजबूती प्रदान किया जाए। हालांकि भारत में जैसे गुलाबी गैंग है, बहुत ही महिलाओं के प्रति एक्टिव रहती है उनके अत्याचार के खिलाफ, उसी तरह और भी गैंग या स्वयं दल का गठन किया जाए, उसे मजबूती प्रदान किया जाए, संरक्षण दिया जाना चाहिए। उत्पीड़ित महिलाओं को सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा पर्याप्त सहायता दिया जाए तथा महिला स्वरोजगार को भी प्रोत्साहन दिया जाए। योनि नहीं है रे नारी, वह भी मानवी प्रतिष्ठित, उसे तुम स्वतंत्र करो, वह रहे न नर पर औसित। सुमित्रानंद पंत द्वारा कहा गया है, इसको आपने एक डाल दिया। फिर अंत में आते हैं निष्कर्ष, जिसे कहा जाता है अंत भला तो सब भला। तो निष्कर्ष भी आपका जबरदस्त होना चाहिए और निष्कर्ष पहले बताया है हमेशा सकारात्मक और आशावादी होना चाहिए। कैसे निष्कर्ष लिखेंगे महिला सशक्तिकरण का, देखते हैं। इस प्रकार निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि केवल लंबे चौड़े भाषणों और वाद विवादों से ही महिला उत्थान संभव नहीं है। यदि हम सशक्तिकरण के संदर्भ में पीछे रहे तो विश्व की आधी ऊर्जा को समाज व विकास की मुख्यधारा से जोड़ने से वंचित रह जाएंगे। यद्यपि अभी तक इसके लिए बेहतर प्रयास हुआ है, किंतु अब प्रयास की दिशा समग्रता, संपूर्णता के साथ समावेशी प्रवृत्ति की होनी चाहिए। यदि भारत को सतत लक्ष्य 2030 व विश्व गुरु या विश्व महाशक्ति का लक्ष्य हासिल करना है, तो उसे नारी शक्ति को पहचानना होगा, ताकि अगले वर्ष 8 मार्च 2025 को विश्व महिला दिवस को अलग अंदाज में गर्व के साथ मनाया जा सके। कैसा लगा निष्कर्ष? मजेदार है ना? मुस्कुराइए। या और उसके बाद आपका निबंध हो गया समाप्त। तो ये निबंध आपने देखा होगा, शुरू से ध्यान दीजिए, एक बार फिर से मैं दिखाता हूं। अब इस पर थोड़ा चर्चा कर लेता हूं। ये निबंध दोबारा पढ़ाने के पीछे कारण था कि सशक्तिकरण मुझसे गलती हो गई थी, उसमें सशक्तिकरण की जगह सशक्तिकरण मैंने लिख दिया था। तो अपनी इस गलती को सुधारने के लिए और एक धारा प्रवाह में फिर से निबंध को पढ़ाने के लिए मैंने दोबारा वीडियो बनाया है, ताकि आपको पढ़ने में, सुनने में मजा आए। ठीक है, तो सशक्तिकरण की मैंने चर्चा कर दिया कि सशक्तिकरण नहीं सशक्तिकरण होता है, ये वाला गलत है। ठीक है, हालांकि आप कीपैड में डालेंगे तो कीपैड में यही वाला सशक्तिकरण अधिकतर लिख के आता है जो गलत है। वहीं जब गूगल में सर्च करेंगे कि कौन सा शुद्ध है, तो हो सकता है कि ये वाला आपको दिखाए। ठीक है, तो वर्तनी का विशेष ध्यान रखना है। प्रस्तावना, जैसा मैंने कहा, भव्य द्वार की तरह होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, ताकि बार बार आप उस पर उसे सर उठाकर देखें। या प्रस्तावना आप जब लिखे तो एग्जामिनर यहीं पर इतना मस्त हो जाए, मग्न हो जाए कि आपके बारे में सकारात्मक सोच यहीं पे बना ले कि लड़का अच्छा लिखा है, लड़की अच्छी लिखी है, तो अच्छा नंबर मुझे देना है। ठीक है, तो ये भव्य द्वार हो गया आपका। उसके बाद आपने एक फिगर बना दिया और हर तरह से यहाँ पे चर्चा कर दिया, राष्ट्रीय भी हो गया, अंतरराष्ट्रीय भी हो गया। स्पेशली भारत के बारे में आपने जिक्र कर दिया कि भारत में महिलाओं का क्या सोच है, महिलाओं के प्रति कैसा रहा है। यहाँ पे नाम देखिए, आपने प्राचीन काल से शुरू किया, मध्यकालीन इतिहास की भी चर्चा कर लिया, उसके बाद आपने आधुनिक इतिहास की भी चर्चा कर दिया। तो पूरा इतिहास ही समाहित कर दिया आपने 2 लाइन में। उसके बाद परिवार में महिलाओं के प्रति क्या भेदभाव है, देश में आजादी के बाद क्या अभी स्थिति उनकी बनी हुई है। फिर उनके ऊपर किसी ने कुछ कहा है, गुप्त जी ने कहा है, निराला ने कहा है, जयशंकर प्रसाद ने कहा है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने, प्रेमचंद ने, जिसका भी अच्छा लगे आप वहां से एक कोटेशन डाल दीजिए। उसके बाद ये जो पोर्शन 2 पैराग्राफ आप देख रहे हैं,
अभी तो ऊपर से नीचे तक महिला सशक्तिकरण से संबंधित हो गया। अब ये जो पॉइंट है, थोड़ा सा ये निबंध लंबा दिख रहा होगा, ये निबंध कम से कम 1000-1200 शब्द का है और आपको लिखना है आरओ में 600-650 और पीसीएस में 700-750। तो ये वाला पॉइंट जब हिंसा पूछे, हिंसा महिलाओं के प्रति हिंसा का की बात कहे, निबंध में पूछे, तब आप इसको विस्तार से 2 पैराग्राफ को लिखिए। अन्यथा 2-4 लाइन, 2-4 उदाहरण देने के बाद यहां से इसको शार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा और सशक्तिकरण की बात कर रहा है तो हिंसा को बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है। जितना आपसे पूछा जाए आपको उत्तर उतना ही देना है, ठीक है। अन्यथा इतना समय कम पड़ जाएगा कि आप 3 निबंध लिख ही नहीं पाओगे। एक निबंध के लिए 1 घंटे मिलता है, ठीक है। उसके बाद ये जो या लिखा है, या आपको नहीं लिखना है, काफी में या नहीं लिखना है। ये तो मैंने विकल्प आपके लिए दिया है, चाहे ये वाला लिख दीजिए चाहे ये वाला लिख दीजिए, ठीक है। या दोनों लिखना है तो लिख सकते हैं, लेकिन या वगैरह शब्द का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए महिलाएं क्या सोचती हैं, क्या करना चाहती हैं, उन सब के बारे में भी यहाँ पे आपने चर्चा कर दिया। सुभाष चंद्र बोस का स्टेटमेंट डाल दिया, उन्होंने क्या कहा है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का स्टेटमेंट डाल दिया। साथ ही साथ बी आर अम्बेडकर को संविधान निर्माता भी माना जाता है, तो यहाँ पर आपने संविधान की भी चर्चा कर दिया इनके स्टेटमेंट के साथ। तो ये सोने पे सुहागा हो गया आपके लिए। फिर क्या होना चाहिए, महिलाओं के प्रति सोच नजरिया क्या होना चाहिए, उनके लिए क्या व्यवस्था करना चाहिए, इन सब का आपने चर्चा कर दिया। यहाँ पर समाज से लेकर के संविधान, संविधान से लेकर के जो है आपने हर चीज का चर्चा कर दिया। फिर आपने सरकार की भी तारीफ कर दिया भाई, कि ऐसा थोड़ी ना है कि सरकार कुछ कर ही नहीं रही है, सरकार ने बहुत कुछ किया है भाई। तो आपने उसकी चर्चाएं कर दिया है। ऐसा थोड़ी ना सारी चीजें निगेटिव ही आप बोलेंगे, निगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें रहेंगी। फिर सरकार ने जो प्रयास किया उसका लिख दिया। महिलाएं देखिए इतने इतने पदों पे आसीन हुई हैं भाई, ये सशक्तिकरण का ही तो परिणाम है। अन्यथा महिलाओं के प्रति एकदम बिल्कुल खराब ही नजरिया रहेगा तो ये सब इतनी ऊंचाई पे कैसे पहुंच पाती। तो जाहिर सी बात है सरकार और समाज प्रयास कर रहा है, परिवार का सोच भी बदल रहा है, ठीक है। तो आपने परिवार समाज दोनों का सोच भी बता दिया। और खुद महिलाओं के लिए ऐसा नहीं है महिलाओं को पीछे करने के लिए सिर्फ पुरुष जिम्मेदार हैं, महिला भी महिला को पीछे पीछे करने के लिए जिम्मेदार है, आपने उसकी भी चर्चा कर दिया। महिला भी महिला को पीछे कर ढकेलने में जिम्मेदार है। और ये जो लाइन देख रहे हैं आप कि महिलाओं को पीछे करने में खुद महिलाएं ही जिम्मेदार हैं। जैसे ये आपने लाइन देख लिया, जन्म के समय पुत्र की लालसा रखती हैं, ये बात सही है, आपने अपने घर में भी महसूस किया होगा इसको। एक स्त्री दूसरी स्त्री को आगे बढ़ने नहीं देखना चाहती है, हर घर में होता है आजकल। और ये 20 वर्ष की लड़की के साथ 10 वर्ष के बच्चे को जो माँ भेजने के कार्य करती है, इसके पीछे माँ की गलती नहीं है, माँ को चिंता रहती है। यदि सरकार ऐसी व्यवस्था करे, सुरक्षा करे, तो माँ को क्यों चिंता होगी। बच्ची को निधड़क कहेगी हाँ भाई जाओ, तुम आजाद हो, स्वतंत्र हो, घूमो टहलो, आओ जाओ जैसे लड़के आते जाते हैं। लेकिन उसे डर रहता है कहीं कोई अनहोनी न हो जाए, इसलिए बच्चे को साथ भेजती है। कम से कम बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा तो शोर शराबा तो कर देगा। ये सब खामियां है जिसके कारण माँ करती है। उसके बाद समाज की सोच क्या है और कारण क्या है, मूल क्या है। जैसे आर्थिक आत्मनिर्भरता न होना, पैसे की कमी के कारण लोग बहुत अत्याचार करते हैं। अत्याचार तो इतने लोग करते हैं कि जो आर्थिक रूप से मजबूत भी हैं, आज भी महिलाओं का कहीं न कहीं इतना शोषण हो रहा है कि आप यकीन नहीं कर पाओगे। पढ़ी लिखी महिलाएं, नौकरी करने वाली महिलाओं के साथ भी बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है। और वो बेचारी शारीरिक रूप से कमजोर होने के कारण या पारिवारिक सपोर्ट न होने के कारण, कानूनी मजबूती न होने के कारण एकदम डरी और सहमी हुई है। ये हकीकत में है। और वो बात अलग है कि आप बहुत लोग देखे होंगे महिलाएं कानून का मिसयूज भी करती हैं, वो सब भी है, लेकिन वो सब अपवाद में आता है। वो सब चीजें यहाँ पे चर्चा करने की बात नहीं है, ठीक है। नकारात्मक चीजें नहीं लिखना है आपको, एकदम मुख्य धारा से बहना नहीं है आपको कि नहीं पुरुष ही केवल जिम्मेदार नहीं होते, महिलाएं भी बहुत ऐसे होती है, फंसा देती हैं, केस में ले जा करके FIR करा देती है फर्जी है। ये सब चीजें आपको जिक्र करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। फिर महिलाओं के प्रति क्या नजरिया होना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए उनके लिए, ये सब चीजों का आपने जिक्र कर दिया। निष्कर्ष आपने बढ़िया तरीके से लिख दिया। निष्कर्ष ऐसा होना चाहिए कि पूरा निबंध इसमें समाहित हो जाए।
और निबंध का निचोड़ होना चाहिए निष्कर्ष में आपके। तो निचोड़ हो गया और सकारात्मक, आशावादी यानी उम्मीद के साथ कि हाँ अच्छा होना चाहिए। ये नहीं है कि नहीं, इस तरह से आपको नहीं बोलना है कि नहीं अब तो महिलाओं के प्रति कुछ हो ही नहीं सकता, सरकार ध्यान ही नहीं दे रही, हिंसा रुक ही नहीं सकती, महिलाओं को बढ़ावा दिया ही नहीं जा सकता है, सरकार कुछ कर ही नहीं सकती है। इस तरह का निगेटिव बातें आपको नहीं करना है। हमेशा सकारात्मक और आशावादी निष्कर्ष के साथ आपको समाप्त करना होता है निबंध। ठीक है। तो और बाकी निबंध के नियम क्या होते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सब के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक मैंने उस वीडियो में बताया है, बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है। उसको आप देख लेंगे तो आप मस्त हो जाएंगे। और निबंध से संबंधित कोई भी प्रश्न आपको पूछने की किसी से जरूरत नहीं, सारे प्रश्नों का, सारे सवालों का आपके जवाब दिया गया है वहां पे। क्योंकि मैं महसूस करता हूं, मुझे पता है कि कौन कौन सा सवाल प्रश्न आपके दिमाग में आता है और क्या क्या समस्याएं एक सामना करना पड़ता है, वो सब मुझे पता है। इसीलिए उन सारे सवालों का जवाब मैंने स्पष्ट रूप से दे दिया है। ठीक है। सब कुछ, सब कुछ मतलब ऐसा कुछ छूटा ही नहीं है जो वहां पर आपको न बताया गया हो। तो आप लोग उसे देखिए और उसके बाद भी कोई कंफ्यूजन रहे तो फिर ये नंबर किस लिए मैंने लिख रखा है, नंबर लिख रखा है, नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, बात करिए, पूछिए और इस चैनल को आगे बढ़ाइए। टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, वहां पे क्विज चल रहा है हिंदी का, जीएस पर भी कार्य जल्दी ही शुरू करने वाले हैं और कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं, अभी वक्त है, तैयार कर लीजिए। इन्हीं सब चीजों का 2-2 हजार रुपया, 3-3 हजार रुपया लोग फीस ले रहे हैं। प्री मेंस दोनों मिला के 5-5 हजार रुपया लोग फीस लिए हैं। प्री मेंस मिलाकर के 5-5 हजार रुपया फीस लोग लिए हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सब फ्री में हो रहा है, तो इसका लाभ उठाइए। ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।